हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवेंद्र श्रीवास्तव है और हम जो टॉपिक्स कवर कर रहे थे डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए कवर कर रहे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का टॉपिक कवर कर रहे हैं। ये जो थर्ड है आपका फ्रिक्शन, तो इसमें सेकंड पार्ट इसका रह गया है। हमको आज के जो क्लास में डिस्कस करना है वो ये है कि पहले हम बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस का मतलब यहाँ पे रफ सरफेस से है कि रफ सरफेस पे एक बॉडी रखी हुई है और उस पर हमने बॉडी को फोर्स उसके पैरेलल लगाया है या इंक्लाइन लगाया है। उन दोनों केसेस के बारे में हम समझेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम में कैसे मेंटेन रहेगी जब सरफेस रफ है। रफ का मतलब है कि फ्रिक्शन वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा केस है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज ऑन इंक्लाइन सरफेस, ठीक है। दूसरा केस हमारा होगा एक सरफेस ऐसी है जिसमें हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर एक बॉडी रखी हुई है, उसका इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी। दूसरी ये सरफेस और इंक्लाइन है, कुछ एंगल पे है, जैसे आपके पुल वगैरह होते हैं वहाँ पे कुछ इंक्लाइन सरफेस होती है, तो उस केस में किस तरीके से हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन देखेंगे उसके बारे में इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सिंपल टॉपिक्स हैं, कुछ याद नहीं करना है आपको, इसमें मैट्रिक्स को बस समझना है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, किस कंडीशन में किस फोर्स को लगाया गया है उसको समझेंगे और जो भी इक्विलिब्रियम कंडीशन आपकी आएगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो केस क्या है कि आपकी सरफेस की सतह कैसी हॉरिजॉन्टल है, रफ सरफेस है, इसका मतलब वहां पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब जैसे हम फोर्स यहाँ पे लगाएंगे और इस बॉडी को चलाने के लिए, तो हमको पता है कि बॉडी में यहाँ पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन एक्ट करेगा। और फ्रिक्शन इस मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। तो फ्रिक्शन यहाँ पर इस तरीके से पीछे की तरफ लगेगा, इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। बॉडी का वेट हमने डब्ल्यू मान रखा है, वजन डब्ल्यू लग रहा है। अगर मास दिया रखा है तो यहाँ डब्ल्यू बराबर एम जी लिख सकते हैं, ठीक है। मास इंटू ग्रेविटी और रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो अब हम इस कंडीशन को इक्विलिब्रियम कंडीशन के थ्रू कैसे लिखेंगे, जैसे कि हमने बात की भी थी। इक्विलिब्रियम कंडीशन अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब बॉडी हमने बात की थी, जब फोर्सेस एक ही पॉइंट पर एक्ट करते हैं, जिसको हमने बात की थी कंकरेंट सिस्टम की बात की थी जब बॉडी, तो उसमें दो केसेस बताए थे। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, पहली आती है सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, एक्स डायरेक्शन में जितने फोर्सेस लग रहे हैं उनका सम क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ माइनस एफ, एफ कैपिटल एफ लग रहा है और माइनस एफ बराबर 0। तो यहाँ से निकल गया एफ की वैल्यू किसके बराबर होगी, स्मॉल एफ, मतलब फोर्स अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है। दूसरा कंडीशन क्या है, सिग्मा एफ वाई बराबर 0, वाई डायरेक्शन जितने फोर्सेस लग रहे हैं उनका सम क्या होगा, 0। तो यहाँ से हम क्या लिख पाएंगे, दो फोर्सेस लग रहे हैं, आर ऊपर डब्ल्यू नीचे, तो आर इज इक्वल टू आर माइनस डब्ल्यू बराबर 0। डब्ल्यू है क्या, वेट ऑफ द बॉडी, तो यहाँ से निकल के आर इज इक्वल टू डब्ल्यू, जिसको हम एम जी भी कहते हैं इस कंडीशन में, ठीक है। इतनी सी बात हो गई। फिर क्या होगा, ये दो कंडीशन आपको मिल गई इक्विलिब्रियम की, लेकिन साथ में ही आपको ये भी पता है अकॉर्डिंग टू फ्रिक्शन लॉ के अकॉर्डिंग क्या, फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है एफ, वो किसके बराबर होती है, म्यू इंटू आर, ठीक है। तो यहां से क्या है, म्यू इंटू आर आ गया। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आर क्या है, रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है, जो रिएक्शन लग रही है। तो यहाँ पर हम क्या लिख पाएंगे, तो आर की वैल्यू यहाँ पे डब्ल्यू के बराबर है, तो एफ क्या हो जाएगा, म्यू डब्ल्यू, जो कि एग्जैक्टली है क्या, एफ के बराबर ही है। तो यहाँ पे एफ की जो वैल्यू है वो म्यू डब्ल्यू इंटू एफ के बराबर आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको करना क्या है, बॉडी में जो फोर्सेस लग रहा है यहाँ पे बताया है, पैरेलल टू द प्लेन लग रहा है, इसके समांतर लग रहा है, सरफेस के क्या समांतर लग रहा है, तो उसमें हम फोर्स को क्या, फोर्स की मदद से क्या बॉडी को खींच रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, अपोजिट टू द मोशन लगता है, ठीक है। फिर रिएक्शंस की जो बात की गई थी, वेट नीचे लगेगा, रिएक्शन वेट को सपोर्ट करने के लिए आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ तक इस इक्वेशन को पहुंचे हैं, ठीक है। अब इस पे हम एक क्वेश्चन भी करके देखेंगे जिससे हम इस चीज को समझ पाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, ये बीटी में आ भी चुका है लास्ट ईयर, ठीक है।
तो इसमें क्या किया गया है कि आपसे पूछा गया है कि बॉडी है, पहले सोल्यूशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो डाटा दिया क्या क्या गया है, तो डाटा क्या दिया है, मास दे रखा है बॉडी का 50 kg है, और ग्रेविटी की वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकेंड मान रहे हैं, ठीक है। और व्हाट शुड बी द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक इट जस्ट मूव द इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.25, मतलब म्यू भी दे रखा है, 0.25 म्यू दे रखा है, ठीक है। और आपसे फोर्स पूछ रहा है कि आप क्या फोर्स लगाएं, कि लीस्ट फोर्स बताइए जिससे बॉडी क्या हो जाए कि बस स्टार्ट हो जाए, उस फोर्स की वैल्यू आपको पूछी जा रही है। तो क्या है, सरफेस कैसी है आपकी, हॉरिजॉन्टल है, उस पर आपने फोर्स भी हॉरिजॉन्टल लगा रखा है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से फोर्स आपने लगा रखा है। तो यहाँ पर क्या होगा, एफ फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू आएगी, इधर डब्ल्यू लगेगा, ऊपर की तरफ रिएक्शन। ये इसका क्या बन गया, फ्री बॉडी डायग्राम। और हमने क्या सीखा था इक्विलिब्रियम कंडीशन से कि एफ बराबर, यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में देखेंगे, एक्स डायरेक्शन में सिग्मा एफ एक्स क्या रखेंगे 0, तो इस केस में आपको मिल जाएगा एफ बराबर एफ के, ठीक है। दूसरी कंडीशन से सिग्मा एफ वाई बराबर 0, इस कंडीशन से मिल जाएगा आर बराबर डब्लू, और डब्लू है क्या, डब्लू ही तो एम जी है, एम इंटू जी। तो यहाँ पर डब्लू की जगह हम लिख सकते हैं एम इंटू जी, ठीक है। अब क्या करना है हमको, वैल्यू पुट कर देना है। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू एफ क्या हो जाएगी, म्यू आर होती है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगी म्यू एम जी के बराबर। तो यहाँ पर हम इतना लिखने के बाद यहाँ से हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एफ एक तरीके से इसको रखोगे तो एफ स्मॉल एफ के बराबर है, तो यहाँ म्यू एम जी के बराबर वैल्यू होगी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी। ये फोर्स अगर हम इतना लगाएंगे तो बॉडी क्या हो जाएगी, जस्ट उस कंडीशन में आ जाएगी जब बॉडी मूव करने वाली होगी, ठीक है। तो म्यू 0.25, मास 50 है और ग्रेविटी 10, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 500 इंटू 0.25, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 125 न्यूटन। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो लीस्ट फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 125 न्यूटन। तो इतना मिनिमम फोर्स हमको लगाना पड़ेगा जिससे बॉडी क्या स्टार्ट होने की कंडीशन में आ जाएगी। तो फोर्स अगर फ्रिक्शन फोर्स के बराबर आ गया तो उस केस में हम क्या पाएंगे कि बॉडी लीस्ट फोर्स उतना ही, कि हमने बात की भी थी, अगर बॉडी को स्टार्ट करना है तो मिनिमम फोर्स आपको लगाना पड़ेगा बॉडी को चलाने के लिए, कब, जब उस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को हम क्या कर पाए, ओवरकम कर पाए, ठीक है। तो या फिर हम चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ की वैल्यू एटलीस्ट ग्रेटर देन म्यू एम जी के बराबर हो या ज्यादा हो, ज्यादा होगी तो भी बॉडी पे फोर्स, तब बॉडी क्या हो जाएगी, चलने की अवस्था में आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे यही पूछा जा रहा था कि बॉडी में वेट 50 kg का है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.25 है, और आपसे पूछा गया था कि लीस्ट फोर्स बताइए जिससे बॉडी स्टार्ट होने की कंडीशन में आ जाए। मिनिमम फोर्स की बात की गई है, सबसे कम, उस मिनिमम फोर्स क्या होगा, म्यू एम जी के बराबर होगा, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए हमको कंडीशन को समझते हैं, ठीक है। तो क्या है, दे रखा है एक बॉडी है जिसका वेट क्या है 100 न्यूटन है और रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी है, और उस सरफेस का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.3 है, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड निकालना है किस चीज का, फ्रिक्शन फोर्स का। तब जब हमने अप्लाइड फोर्स कितना लगाया है 20 न्यूटन लगा रखा है पहले टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो वेट कितना दे रखा है 100 न्यूटन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू कितनी रखी 0.3, और फोर्स अप्लाइड कितना कर रखा है 20 न्यूटन। आपसे निकालने को बोल रहा है फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से वही हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ये बनाना बहुत जरूरी है, इसके बिना आपको कंडीशन समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हमने यहाँ पर कितना फोर्स लगा रखा है 20 न्यूटन, इधर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आएगी एफ, इधर आएगा डब्ल्यू वेट जो कि 100 न्यूटन दे रखा है, और यहाँ पर आर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक। तो क्या होगा,
यहाँ पर दो पॉसिबल केस है कि जैसे हमको क्या पता है कि R की वैल्यू W के बराबर आएगी पहली कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन से, और दूसरी वैल्यू F की वैल्यू स्मॉल f के बराबर आएगी। ठीक है, तो ये दो केस हो गए आपके। तो यहाँ से हम क्या कह पाएंगे, अब F की वैल्यू 20 न्यूटन है, तो यहाँ से हम क्या पाएंगे, F की वैल्यू 20 न्यूटन आ जाएगी। ठीक है, ये आंसर हो सकता है कि F की वैल्यू आप सीधे बोलो कितनी आ रही, 20 न्यूटन। ठीक है, लेकिन हम क्या जानते हैं, फ्रिक्शन लॉ से हम क्या जानते हैं, फ्रिक्शन लॉ से F की अगर वैल्यू निकालनी हो तो हमको क्या है, म्यू इंटू आर होता है। ठीक, आर किसके बराबर, डब्ल्यू के, तो F क्या होगा, म्यू इंटू डब्ल्यू। म्यू की वैल्यू 0.3 है और डब्ल्यू की वैल्यू 100 है। ठीक है, तो यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, F की वैल्यू यहाँ से आ गई 30 न्यूटन। ठीक है, तो एक तो हमारे पास वैल्यू आ रही 20 न्यूटन, एक आ रहा है 30 न्यूटन। तो इन दोनों में से आंसर कौन सा सही है। ठीक है, हमने दोनों लॉ लगा रखे हैं, दोनों ही हमने मेथड से लगा रखा है कि एक 20 न्यूटन दे रहा है आंसर और एक 30 न्यूटन दे रहा है। दोनों में फर्क क्या है, ठीक है, कि जैसे हमने यहाँ पे 20 न्यूटन फोर्स लगा रखा है और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है हमको ये बताना है। ठीक है, तो पहले केस में हमको ये जानना पड़ेगा कि हमने बताया था कि हमको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि जितना फोर्स हमने लगा रखा वो सफिशिएंट है बॉडी को मूव कराने के लिए या नहीं। ठीक है, तो अगर कंडीशन आपका स्टैटिक है, मतलब रुकी हुई अवस्था में है, तो उस केस में हमको फ्रिक्शन फोर्स हमें पता है किस पे डिपेंड करता है, अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करता है। ये हमने बता भी रखा था कि फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच में अगर स्टैटिक कंडीशन होती है, पिछली क्लास में बताया भी था कि फ्रिक्शन फोर्स उस केस में क्या सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। ठीक है, तो वहां पर डिपेंड करेगा कि अप्लाइड फोर्स कितना लगा रखा है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो 20 न्यूटन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ये जो चीज है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की जो बताया भी था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स वो फोर्स होता है, मैक्सिमम फोर्स होता है जो एक सरफेस बताती है कि इतनी मैक्सिमम फ्रिक्शन हम ये सरफेस दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये बता रहा है कि अगर जब तक आप 30 न्यूटन बल नहीं लगाओ तब तक बॉडी चलेगी ही नहीं। तो ये कंडीशन किस में है, रेस्ट की कंडीशन में है। ठीक है, तो रेस्ट की कंडीशन में है तो इसकी F की वैल्यू इस पे डिपेंड करेगी, ना कि 30 न्यूटन। 30 न्यूटन ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, ये आपको मैक्सिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू ही बताएगी कि एक सरफेस कितना फ्रिक्शन फोर्स लगा सकती है, जरूरी नहीं कि लगाएगी। ठीक है, और इसको समझने के लिए आप समझो भी अगर हम इधर की तरफ 20 न्यूटन बल लगा रहे हैं और फ्रिक्शन फोर्स हमें 30 न्यूटन लगा रहे हैं, अगर आ रहा है हम इस कंडीशन में, तो हो क्या रहा है, हम लगा तो 20 रहे हैं बॉडी को चलाने के लिए, फ्रिक्शन फोर्स कितना आ रहा है, 30 न्यूटन। अगर मान लेते हैं आता है तो बॉडी किधर जानी चाहिए, जिधर फोर्स ज्यादा है तो बॉडी इधर की तरफ जानी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि बॉडी रुकी हुई है और 20 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, बॉडी नहीं मूव कर रही है, तो बॉडी मूव नहीं करती है। कि ऐसा नहीं कि 20 न्यूटन बल लगाया खींचने के लिए तो बॉडी पीछे की तरफ भाग जाएगी, ऐसा तो नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होता है, इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि जितना उसको जो आवश्यकता होगी उतना ही फ्रिक्शन फोर्स इस कंडीशन में आएगा। ठीक है, तो इसको आप समझ सकते हो कि यहाँ पर 20 न्यूटन फोर्स क्यों आ रहा है। ये भी आंसर हमारा हो सकता था, लेकिन हमारा इस कंडीशन में क्या है कि बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी एट रेस्ट पे, और रेस्ट की कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करता है कितना आपने फोर्स लगाया है। ठीक है, तो इससे हमारा थोड़ा सा ओवरव्यू क्लियर होता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। अब हम दूसरा केस समझते हैं। ठीक है, अब दूसरा केस है कि जब फोर्स हमने किसी न किसी एंगल पे लगा रखा है, बॉडी आपकी जो सरफेस है वो आपकी अभी भी हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस है और बॉडी फोर्स आपकी बॉडी इस तरीके से रखी हुई है। अब यहाँ पे फोर्स आपने किसी एंगल पे लगा रखा है। ठीक है, तो ये एंगल यहाँ पे मैं थीटा बोल रखा है कि थीटा एंगल पे आपने फोर्स लगा रखा है। तो यहाँ पर सेम चीज है, या बॉडी को इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, इधर आएगा फ्रिक्शन फोर्स, नीचे की तरफ W और ऊपर की तरफ रिएक्शन। ठीक है, ये पुराना जैसा केस है जैसे चल रहा था, लेकिन यहाँ पे फोर्स किसी एंगल पे लग रहा था, वो एंगल थीटा दे रखा है। तो यहाँ पर होगा क्या
यहाँ पे कंपोनेंट लेने पड़ेंगे हमको, ठीक है। तो कंपोनेंट लेने के लिए हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, इधर हमें पता है कि अगर एफ है, इसका एंगल थीटा है, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में एफ कॉस थीटा आता है और वर्टिकल एफ साइन थीटा आता है, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कंडीशन, अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कंडीशन जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसमें क्या हो जाएगा, पहली कंडीशन क्या थी, सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, एक्स डायरेक्शन में जो भी फोर्स लग रहा है उनका सम 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा एफ कॉस थीटा स्मॉल एफ के बराबर, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, सिग्मा एफ बाई बराबर 0, वाई में जो फोर्स लग रहे हैं उनका सम, दो ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ लग रहा है, तो आर प्लस एफ साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। यहां से हमको आर के टर्म्स में आंसर लिखना जरूरी है, तो डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। अब दोनों को ही इक्वेट करने के लिए हमें अकॉर्डिंग टू फ्रिक्शन लॉ एफ की वैल्यू क्या बराबर होती है, एफ इज इक्वल टू म्यू आर होता है, और आर की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, तो म्यू डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। और एफ किसके बराबर है, एफ कॉस थीटा के, तो यहाँ पर हम एफ को यहाँ पे एफ कॉस थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं, एफ कॉस थीटा बराबर म्यू डब्ल्यू प्लस माइनस म्यू एफ साइन थीटा। यहाँ से थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू, ठीक है। इसको और सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। तो एफ को कॉमन लेंगे, तो कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू, और इसको डिनोमिनेटर में करने के बाद एफ की वैल्यू हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नॉन पैरामीटर, म्यू डब्ल्यू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ठीक है। तो यहां से हम ये बता पाएंगे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा बॉडी को मूव करने के लिए, अगर आपको एंगल दे रखा है, ठीक है। तो ये इसको आप याद करने की जरूरत नहीं है कि हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और उसके माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये मेथड बस आप इसको याद रखेंगे तो आप सीधे से यहाँ तक पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन दिया होगा आप उसको याद नहीं करना है, बस समझना है कि हो क्या रहा है। हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़ रखी थी, उसका ही हेल्प लेके हम ये लिख पा रहे हैं, और फिर एक चीज और यूज कर रहे हैं, फ्रिक्शन लॉ से हमने एफ बराबर म्यू आर पढ़ रखा था, आर की वैल्यू यहाँ पे पुट की और स्मॉल एफ की एफ कॉस थीटा की वैल्यू के बराबर है, ठीक है। उसको किया और हम यहाँ तक इस इक्वेशन तक पहुंच गए, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बॉडी दे रखी है, वेट 500 न्यूटन, इज लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3, ठीक है। 0.3 का फ्रिक्शन लग रहा है और हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताना है जो कि बॉडी पे लग रहा है, किस एंगल पे, 35 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इतनी सी बात है। तो यहाँ से सोल्यूशन की जब बात करेंगे तो पहले हम देखेंगे क्या क्या डाटा दे रखा है। वेट दे रखा है 500 न्यूटन, म्यू दे रखा है 0.3 सरफेस का, फोर्स हमको बताना है कितना लगेगा, और वो जो फोर्स है वो 35 डिग्री एंगल पे लग रहा है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, सरफेस आपकी हॉरिजॉन्टल है, फोर्स बॉडी रखी हुई है और फोर्स आपका एफ निकालना है, और कितने एंगल पे लग रखा है, थीटा 35 डिग्री, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ आएगा, डब्ल्यू नीचे, आर ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डब्ल्यू की वैल्यू 500 दे रखी है, और यहाँ से एफ कॉस 35 और ऊपर की तरफ एफ साइन 35, ठीक है। तो जो इक्वेशन हमें पता है उसके माध्यम से हम ये चीज लिख पाएंगे कि x सिग्मा एफ एक्स में डायरेक्शन देखेंगे तो पहली कंडीशन में एफ कॉस 35 की वैल्यू एफ के बराबर होती है,
और जो एफ होता है वो म्यू आर होता है। ठीक है, ये हमारा पहली इक्वेशन बन गई। और दूसरी इक्वेशन में क्या बनेगा, आर प्लस एफ साइन 35 500 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू 500 माइनस एफ साइन 35। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो एफ कॉस 35 इज इक्वल टू म्यू, म्यू की वैल्यू हमको पहले से पता है 0.3 लिख सकते हैं, इंटू 500 माइनस एफ साइन 35। यहाँ पर उसको सॉल्व करेंगे, एफ कॉस 35 प्लस इधर से हमने इधर को 0.3 एफ साइन 35, 5 या 15 150 150 ये आ जाएगा। यहाँ से जो एफ की वैल्यू होगी इसे सॉल्व करने के बाद आपको आती है इसको देखेंगे तो 150 डिवाइड बाई cos 35 प्लस 0.3 sin 35, इसको सॉल्व करेंगे तो f की वैल्यू आपकी 151.3 न्यूटन के अराउंड आती है। तो इतना फोर्स हमें चाहिए होगा बॉडी को चलाने के लिए। ठीक है, तो वो जो चीज हमने वहां पे की थी उसको ही हमने वैल्यू की फॉर्म में इसको पुट कर दिया। सिंपल आप इस चीज को जो इक्विलिब्रियम कंडीशन थी उसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ तक आप आंसर पहुंच सकते हैं। तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज करके और इक्वेशन फ्रिक्शन फोर्स का जो लॉ था उसको लिख के आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जो आगे पढ़ने वाले जो केस हैं वो इंक्लाइन सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब हमको बात करनी है कि आपकी जो सरफेस है या प्लेन है वो इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल ना होकर इंक्लाइंड है, उस पर बॉडी रखी है। फोर्स आप कैसा लगा रहे हैं, उसी प्लेन के पैरेलल लगा रहे हैं। जैसे कि इस कंडीशन में आप समझते हैं कि एक इंक्लाइन सरफेस दे रखी है, सरफेस आप इसमें जो एंगल दे रखा है वो थीटा है। ठीक है, और ये जो बॉडी इस पर इस तरीके से रखी हुई है और आपने फोर्स ऊपर की तरफ लगा रखा है एफ, इस बॉडी को नीचे की तरफ गिरने से बचाने के लिए। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि इस कंडीशन में हम ये मान रहे हैं कि बॉडी नीचे की तरफ चलती, बॉडी मूव्स डाउनवर्ड। ठीक है, अगर नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है तो मोशन किधर हो रहा है, नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो वजन है वो तो काम करेगा, ये वेट नीचे की तरफ, एंगल दे रखा है यहाँ पर नॉर्मल डायरेक्शन, सरफेस की हमेशा नॉर्मल रहती है। ठीक, और यहाँ से समझने के बाद ये जो एंगल होता है पहले ही बात कर चुके हैं, ये एंगल क्या आएगा, थीटा आएगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। इसका कंपोनेंट हमको लेना है डब्ल्यू कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा डब्ल्यू साइन थीटा। ठीक है, तो डब्ल्यू साइन थीटा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है बॉडी को नीचे की तरफ इसकी वजह से ही आ रही है। ठीक है, और इसको नीचे से रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है और साथ में हमें एडिशन फोर्स भी लगाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बॉडी क्या रहे, इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहे। ठीक है, तो इस फोर्स की वैल्यू हमें जाननी है। तो पहला कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो पहली कंडीशन हमारे पास सिग्मा एफ एक्स बराबर 0। तो यहाँ पर जो x अब y है वो इस प्लेन के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे इधर x और इधर y। ठीक है, तो x में फोर्स लग रहे हैं F प्लस F, दो चीजें लग रही हैं, किसके बराबर है, W साइन थीटा के बराबर। ठीक है, दूसरी कंडीशन से क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ वाई बराबर 0। y में जो फोर्सेस लग रहे हैं उनका समेशन 0 करना है, तो r इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस थीटा। ये दो इक्वेशन हमने लिख ली, और अकॉर्डिंग टू फ्रिक्शन लॉ की मदद से हम क्या लिख पाएंगे, f की वैल्यू किसके ऊपर होती है, म्यू r। तो f की वैल्यू यहाँ पे म्यू w कॉस थीटा हो गई, क्योंकि यहाँ पे r की वैल्यू w कॉस थीटा है। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये वैल्यू हमको इसमें पुट कर देनी है।
फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो एफ प्लस म्यू डब्ल्यू कॉस थीटा डब्ल्यू साइन थीटा के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यहां से हम लिख पाएंगे एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, डब्ल्यू साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू डब्ल्यू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम ये बात कर सकते हैं कि यहाँ पर चीज माइनस हो रही है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या है, यहाँ माइनस हो रहा है, तो एक तरीके से हम यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है फोर्स की जब बॉडी नीचे की तरफ मूव करना चाहती है। अब ऐसा हो सकता है कि बॉडी हम फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने के बाद बॉडी ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट हो जाए, तो अगर जब बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ लगने लगेगा। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स करता क्या है, बॉडी के जो भी मोशन होता है उसका अपोज करता है, जिस भी दिशा में बॉडी हो रही होगी। ठीक है, तो ये पुल वाला केस है। एक केस में क्या है कि आप नीचे पुल में नहीं होता सर, पुल में ऊपर की तरफ नीचे की तरफ दोनों साइड से हम मोशन करते हैं, तो एक बार में एक्सीलरेटर ज्यादातर खींचना पड़ता है, दूसरे में कम खींचना पड़ता है। तो ये वो वाला केस है, जब बॉडी नीचे की तरफ जा रही है तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम फोर्स का कंडीशन ये है, मिनिमम फोर्स कंडीशन। ठीक है, तो मिनिमम फोर्स कंडीशन कब होगी, जब बॉडी नीचे की तरफ जा रही होगी, तो हमें फोर्स कम लगाना पड़ेगा बॉडी को रोकने के लिए, क्योंकि फ्रिक्शन पहले से ही काम कर रहा है उसके विरोध में। ठीक है, अब इसको दूसरा केस समझते हैं। तो जैसे हमने बात की, बॉडी क्या है, फोर्स लगाने के बाद बॉडी ऊपर की तरफ जाना चाहती है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि मोशन का अपोज करता है। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में बात की थी, इसको नेक्स्ट मान रखा है, तो यहाँ एफ की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, डब्ल्यू साइन थीटा प्लस एफ। ठीक है, और सिग्मा वाई सेम रहेगा आपका, आर डब्ल्यू कॉस थीटा के बराबर रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब फ्रिक्शन लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या बोल पाते थे, एफ इज इक्वल टू म्यू आर होता है, तो यहाँ से हम म्यू डब्ल्यू कॉस थीटा लिख देंगे, आर की वैल्यू डब्ल्यू कॉस थीटा है, और वो वैल्यू हम पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो एफ की वैल्यू यहाँ से डब्ल्यू साइन थीटा प्लस म्यू डब्ल्यू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो फोर्स की हमें वैल्यू मिल रही है वो एफ बराबर डब्ल्यू साइन थीटा प्लस म्यू डब्ल्यू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ ले जाना है, तो हमें मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अपवर्ड। ठीक है, तो डाउनवर्ड केस में मिनिमम फोर्स चाहिए होता है, और ऊपर की तरफ बॉडी को ले जाने के लिए हमें मैक्सिमम फोर्स चाहिए होगा। ठीक है, तो एक तरीके से हम यहाँ इक्वेट करने की कोशिश करेंगे, मिनिमम फोर्स हमें दोनों के केस में चाहिए कि ऊपर जा रहा है तो हमें फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, नीचे की तरफ बॉडी मूव कर रही है तो हमें फोर्स को बॉडी को इक्विलिब्रियम कंडीशन लाने के लिए क्या फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये दोनों चीजें हमें पता लगी, एक बार माइनस होगा एक बार प्लस होगा। तो इस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो हमें ये चीज और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन आपको इसका हिंदी वर्जन आपको बीटी में किसी एक ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें आपको दिया आराम से हिंदी में मिल जाएगा। तो उसमें हम क्वेश्चन को समझते हैं। हो क्या है कि एक बॉडी है जिसका वेट कितना है, 450 न्यूटन है, ये एक रफ प्लेन पे रखा है जो कि इंक्लाइंड है, कितना एंगल पे, 25 डिग्री पे इंक्लिनेशन है विद हॉरिजॉन्टल। इट इज सपोर्टेड बाय एन एफर्ट पी, पी से एफर्ट से सपोर्ट किया है, अपवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स काम कर रहा है, और हमको बताना है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू किस चीज की, पी की, फॉर विच इक्विलिब्रियम कंडीशन कैन एग्जिस्ट। ठीक है, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, कितना दे रखा है, 20 डिग्री। एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमने बात कर भी रखी थी, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है। ठीक है, तो इसमें जो कंडीशन को सोल्यूशन को करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन को पहले जो जो डाटा दे रखा है उसको लिख लेते हैं। डब्ल्यू 450 न्यूटन दे रखा है, थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 25 डिग्री दे रखा है। ठीक है, उसके बाद एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे इस बार,
20 डिग्री। लैम्डा हमने बस एक नोटेशन मान लिया है, थीटा हम पहले दे चुके हैं इसलिए हमने लैम्डा माना है, ठीक है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन देने का मतलब क्या है कि हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे नहीं दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर म्यू क्या होता है 10 लैम्डा, ये हमने बात कर भी रखी है। अगर 10 लैम्डा बताया जाए तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता लग जाएगा। तो यहाँ पर 10 20 इस तरीके से हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है। 10 20 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से म्यू की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा रफ करके और इसकी जो भी चीज़ है और अच्छे से बना लेते हैं। क्वेश्चन बड़ा है, इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन यही है कि एक इंक्लाइनेशन एंगल पे आपको प्लेन दे रखा है 25 डिग्री पर, जिसका आप फोर्स हमने यहाँ पर इस तरीके से लगा रखा है। पी दे रखा है तो पी को मान रहे हैं। यहाँ पर पी मिनिमम और पी मैक्सिमम पूछ रहा है कि वैल्यू निकालिए जहाँ पर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पता है W नीचे की तरफ लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ आएगी, ठीक है। और ये एंगल 25 डिग्री है, तो ये आ जाएगा W sin 25 वो cos, सॉरी ये आएगा cos 25 और इधर की तरफ W sin 25, ठीक है। ये चीज तो हमने बना ली। अब यहाँ पर आपसे मिनिमम और मैक्सिमम पी की वैल्यू पूछ रहा है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में रहने की कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात नहीं बताई जा रही है कि बॉडी नीचे की तरफ जाना चाहती है या ऊपर की तरफ जाना चाहती है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है पी मिनिमम पी मैक्सिमम इसीलिए पूछा जा रहा है कि एक बार आपको नीचे की तरफ बॉडी जा रही होगी तब मानना है, एक तरफ ऊपर की तरफ आप फोर्स लगा के खींच रहे हैं तो दोनों केसेस में क्या है फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। तो पहले कंडीशन में हम मान रहे हैं पी मिनिमम केस में बॉडी नीचे की तरफ जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इस केस में हमें पी मिनिमम मिलेगा। तो पी मिनिमम क्या मिलेगा, तो यहाँ पे ये मिनिमम का केस बन जाएगा। ये हमने अभी क्वेश्चंस में जब डिराइव कर रहे थे इक्वेशन तो भी हमने बात की थी कि पी मिनिमम कैसे बनेगा, ठीक है। तो इस केस में पी मिनिमम क्या आएगा, आपका फॉर्मूला है। तो पहला तो आर की वैल्यू आपकी W cos 25 डिग्री है, जो कि एक्चुअल में है क्या 450 इंटू कॉस ऑफ 25, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे। और दूसरा क्या है पी मिनिमम प्लस, ये पहली कंडीशन हो गई, दूसरी पी मिनिमम प्लस एफ इज इक्वल टू W sin 25, W sin 25 जो कि मतलब क्या पी मिनिमम प्लस एफ म्यू आर के बराबर होता है, म्यू इंटू आर और W की वैल्यू कितनी है 450 sin 25, ठीक है। तो P मिनिमम 450 sin 25 माइनस म्यू आर, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.364, ये कैलकुलेट कर चुके हैं। और आर की वैल्यू यहाँ पे सीधे सीधे ये वैल्यू पुट कर लेंगे 450 cos 25 निकालेंगे। तो यहाँ से P मिनिमम की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। तो इस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद 450 cos 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको जो वैल्यू मिलेगी 407.84 मिलेगी। उसको यहाँ पे पुट करेंगे 0.364 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 148.45 मिलेगी। और 450 sin 25 को मल्टीप्लाई करने के बाद 190.18 मिलेगा। तो P मिनिमम इस केस में जो वैल्यू आएगी आपकी वो 41.73 न्यूटन आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका P मिनिमम। P मैक्सिमम केस होगा, अब हमको जो P मैक्सिमम केस होगा इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो नीचे की तरफ लगेगा क्योंकि बॉडी अब ऊपर की तरफ जाएगी। और पूरा का पूरा कैलकुलेशन जब P मैक्स के फॉर्म में करेंगे यार तो कुछ नहीं, बस यहाँ पर जो माइनस का केस है वो प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे P मैक्स कर लेंगे इसको और फोर्स की जो वैल्यू है फ्रिक्शन फोर्स अब इस कंडीशन में इधर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है बॉडी ऊपर की तरफ जाने को तैयार हो गई है। तो यहाँ पर P मिनिमम की जगह यहाँ पर P मैक्स हो जाएगा और इसके F के साथ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे P मैक्स
450 म्यू आर के बराबर रहेगा। और आर की वैल्यू यहाँ पर क्या है, आपने देख ही रखा है, म्यू आर। तो यहाँ पर केवल और केवल प्लस कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर 450 sin 25 सेम है 0.364, 450 cos 25। इसको ऐड करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, इसको देख लेते हैं। $338.63 न्यूटन। ठीक है, ये दोनों आपके आंसर पी मैक्सिमम और पी मिनिमम दोनों ही हमने इस कंडीशन में निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। कई बार आपसे ये भी एक्सपेक्ट किया जाएगा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन से आप म्यू की वैल्यू फाइंड कर पाएं, जो कि हमने पहले ही बता रखा है किस तरीके से। बस 10 लैम्डा लगाना है, जो भी एंगल दे रखा हो 10 के साथ मल्टीप्लाई 10 लगा देंगे, तो उसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो पहली तो क्या चाहिए थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, दूसरा कि इसमें पी मिनिमम और पी मैक्सिमम पूछा गया था। तो मिनिमम का केस समझ जाना है आपको कि बॉडी नीचे की तरफ जा रही होगी तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तभी मिनिमम फोर्स की बात की जा रही है। और मैक्सिमम फोर्स की बात तब की जाएगी जब बॉडी ऊपर की तरफ जाने वाली होगी, तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे हो जाएगा, तो मैक्सिमम फोर्स उस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आज का जो टॉपिक था मेनली आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन बताना था कि हॉरिजॉन्टल सरफेस के केस में कैसे निकालना है और इंक्लाइंड सरफेस में किस तरीके से हमको ये डील करनी है। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो आपका फ्रिक्शन टेस्ट चैप्टर था यूनिट 3 वो अब कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज की टॉपिक्स में इतना ही है कि आगे की जो टॉपिक्स आएंगे जो कि आपको सब डिप्लोमा स्टूडेंट्स को पढ़ना ही है, तो उसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।